नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। ये वीडियो है हमारे हरियाणा करंट अफेयर सीरीज की दूसरी वीडियो। इसके अलावा हम एक वीडियो पहले भी चैनल पर डाल चुके हैं, उसका पीडीएफ भी हमने अवेलेबल करवा दिया है। आप चाहे तो वो वीडियो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। अब ये उसकी दूसरी वीडियो रहने वाली है, भाग 7 जो रहेगा सरकारी योजनाएं और नीतियों से संबंधित। प्रश्न नंबर 26। हरियाणा सरकार ने राज्य की लाडो लक्ष्मी योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाओं को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। देखिए, हरियाणा सरकार ने घोषणा की है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनकी महिलाओं को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता देने के लिए घोषणा की है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 2100 रुपये प्रति माह। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2100 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। किस योजना के तहत? लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, जो पात्र महिलाएं होंगे उनके खाते में। इसके अलावा ऑप्शन ए दिया गया है 1500 रुपये। यह प्रारंभिक चर्चाओं का हिस्सा था, लेकिन अंतिम मंजूरी अधिक राशि को मिली है। कितनी राशि को? 2100 रुपये को। 2000 दिया गया है, कुछ राज्यों की योजना से मिलती जुलती है। 2500 रुपये है, यह वृद्ध सम्मान भत्ते की पुरानी स्तर के करीब है। तो इसका सही आंसर रहेगा 2100 रुपये प्रति माह लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देने की घोषणा की है जो महिलाएं हैं गरीब और मध्यम परिवार की, उनको। प्रश्न नंबर 27 देखिए। हरियाणा के किसानों को बागवानी फसलों में नुकसान की भरपाई के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में अब कुल कितनी फसलों को शामिल किया गया है। देखिए, कितनी फसलों को शामिल किया गया है ये बताना है। जो किसानों के लिए है, जो बागवानी फसल है, उनके नुकसान की भरपाई के लिए योजना चलाई जा रही है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, उसमें कितनी फसलों को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा 21 फसलें। कितनी फसलें? 21 फसलें। इस योजना का दायरा बढ़ाकर अब 21 बागवानी फसलों, सब्जियां, फल और मसालों को बीमा कवर के अंतर्गत सुरक्षित रखा गया है। इसमें सब्जियां भी आती है, फल भी आते हैं, मसाले भी आते हैं। कुल 21 फसलें मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत। अच्छा, 15 फसलें दी गई हैं। ये शुरुआती चरण की संख्या थी। शुरुआत में कितनी थी? 15 फसलें थी। तो इसका सही आंसर रहेगा 21 फसलें। प्रश्न नंबर 28 देखिए। हरियाणा में अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद राज्य सरकार की नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का कानून पास किया गया। देखिए, अग्निवीर जो है उसके बारे में आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे। 4 साल के लिए जो फौज है उसमें सेवाओं के लिए इनको नौकरी दी जाती है। तो अब कह रहे हैं सरकार की नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के का जो है कानून पास किया। कितने प्रतिशत आरक्षण? 10% आरक्षण। जो सेवाएं पूरी हो जाएंगी, 4 साल हो जाएंगे अग्निवीर, 4 साल के बाद जो सरकारी योजनाएं होंगी उसमें कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है? 10% आरक्षण। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को राज्य पुलिस, वन विभाग और अन्य ग्रुप सी व डी की भर्तियों में 10% आरक्षण देने की नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया। 10% आरक्षण को दिया जाएगा नौकरी के बाद। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 29 देखिए। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर रविंदर बलियाला। प्रोफेसर रविंदर बलियाला को अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक और सामाजिक कार्यों में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें इस महत्वपूर्ण आयोग की जिम्मेदारी सौंपी है। अच्छा, ऑप्शन ए दिया गया कृष्णा बेदी। ये कौन है? कृष्ण बेदी। कृष्ण बेदी मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार के रूप में कार्यरत है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कौन है? कृष्ण बेदी। रामचंद्र जांगड़ा कौन है? राज्यसभा सांसद है ये रामचंद्र जांगड़ा। दुष्यंत भट्ट कौन है? यह नाम प्रशासनिक सूचियों में इस पद पर नहीं है, गलत है ये। तो इसका सही आंसर रहेगा प्रोफेसर रविंद्र बलियाना, अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष। अब 8वें भाग में देखेंगे बुनियादी ढांचा और शहर विकास के बारे में क्वेश्चन रहेंगे इसमें। प्रश्न नंबर 30। हरियाणा का कौन सा शहर राज्य का पहला सोलर सिटी पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित शहर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है? कि पूरी तरह से सोलर सिटी बनाने के लिए कौन सा शहर जो है अग्रणी है?
तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी पंचकुला। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पंचकुला के सभी सरकारी इमारतों और घरेलू छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम को प्राथमिकता दी जा रही है। पंचकुला के अंदर जो है पूरा के पूरे शहर को सोलर पर जो है डिपेंड करने के लिए बहुत तेजी से आगे काम बढ़ रहा है। इसके अलावा ऑप्शन ए दिया गया गुरुग्राम साइबर सिटी है और यहाँ ऊर्जा की खपत बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा अधिक है। हिसार को क्या बोलते हैं, स्टील सिटी बोलते हैं और एविएशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहां पर एक नया एयरपोर्ट बना जा रहा है, बन चुका है, तो इसे स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। करनाल स्मार्ट सिटी बोला जाता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आता है, लेकिन पहली सोलर सिटी का गौरव किसको मिला है, पंचकुला को। प्रश्न नंबर 31 देखिए, उत्तर भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर हब के रूप में हरियाणा के किस शहर को विकसित किया जा रहा है जहां वैश्विक तकनीक कंपनियों ने निवेश किया है। देखिए उत्तर भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर हब क्या उत्तर भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर हब के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है, हरियाणा के शहर को। देखिए साइबर सिटी वैसे बोला जाता है गुरुग्राम को, तो इस तरह के काम जो गुरुग्राम में ज्यादातर होते हैं, तो इसका सही आंसर भी रहेगा गुरुग्राम। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन कनेक्टिविटी के कारण गुरुग्राम को डेटा सेंटर और टेक हब के रूप में पहली पसंद माना गया है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या रहेगा, गुरुग्राम। ऑप्शन बी दिया गया फरीदाबाद भारी उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रसिद्ध, बहुत सारी फैक्ट्रियां यहाँ पर आपको कंपनियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। पानीपत यह टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल का मुख्य केंद्र है। देखिए पेट्रोकेमिकल का और टेक्सटाइल तो आप जानते ही हैं, कंबल भी वहां बनते हैं, विश्व प्रसिद्ध कंबल है, अपने फौजी भाइयों को भी वहां से जो है कंबल ट्रांसफर किए जाते हैं वहां पर। तो इसके बाद दिया गया अंबाला, वैज्ञानिक उपकरणों के कारण इसको जाना जाता है, वैज्ञानिक उपकरण सबसे ज्यादा बनते हैं कहाँ पर, अंबाला में, और मिक्सी सिटी भी इसको बोला जाता है। प्रश्न नंबर 32 देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में यातायात को सुगम बनाने के लिए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर किन दो प्रमुख स्टेशनों को आपस में जोड़ेगा। देखिए एनसीआर जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यातायात को उसमें सुगम बनाने के लिए जो है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर HORC, बड़ी तेजी से इस पे काम हो रहा है। अब HORC इंपोर्टेंट रहेगा। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर किन प्रमुख स्टेशनों को आपस में जोड़ेगा, तो इसका सही आंसर रहेगा पलवल से सोना होते हुए सोनीपत। यह KMP एक्सप्रेसवे के साथ बिछाई जा रही एक बेहद महत्वपूर्ण ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है जो दिल्ली के बाहर बाईपास कनेक्टिविटी देगी, तो काफी आसान हो जाएगी, इससे यातायात आपस में जोड़ देगा। क्योंकि अगर पलवल से जाना पड़ता है तो अभी क्या करते हैं, या तो KMP है, फिर दिल्ली होके जाना पड़ता है, तो ये रेलवे कॉरिडोर वहां से बन जाएगा। जब ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बिछ जाएगी तो बड़ा आसान सफर ये हो जाएगा, पलवल से सोना होते हुए सोनीपत बाईपास निकल जाएगा बिल्कुल। इसके अलावा ऑप्शन दिया गया दिल्ली से रोहतक, मौजूदा पुराना रेल मार्ग है, ये तो पहले ही है, और फरीदाबाद से गुरुग्राम। देखिए फरीदाबाद से गुरुग्राम का जोड़ने का एक रास्ता है जो अंदर से जाता है, पहाड़ी रास्ते से जाता है, लेकिन अब इस रूट पर मेट्रो और सड़क मार्ग का विकास हो रहा है। पानीपत और अंबाला, यह मुख्य दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 33 देखिएगा, हाल ही में घोषित हरियाणा बजट 2026 के अनुसार राज्य के किस जिले में नया क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रीजनल साइंस सेंटर स्थापित किया जा रहा है। वैसे साइंस सिटी इसको बोला जाता है, हमने पढ़ा था अंबाला को। तो अब क्या है, हरियाणा बजट 2026 के अनुसार राज्य के किस जिले में नया क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, एक नया क्षेत्रीय रीजनल साइंस सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है, ये भी किया जा रहा है अंबाला में। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए अंबाला में आधुनिक उपकरणों से लैस साइंस सेंटर बनाने की घोषणा की है। साइंस सेंटर यहाँ पर बनाया जा रहा है। साइंस सिटी और मिक्सी सिटी पहले ही अंबाला को बोला जाता है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, साइंस सेंटर की बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए दिया गया कुरुक्षेत्र, ये देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, पनोरमा और विज्ञान केंद्र स्थित है, आपने देखा ही होगा। पनोरमा है साइंस की जो है, वो वहां पर जो रिसर्च है या कुछ भी गैजेट बोल लीजिए वो दिखाए गए हैं, वहां पर प्रदर्शनी उनकी लगी है। रोहतक शैक्षिक हब, एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है। एजुकेशन हब के रूप में किसको जाना जाता है, रोहतक को।
जींद हरियाणा का हार्ट कहा जाता है, हृदय कहा जाता है हरियाणा का, जहां प्रशासनिक सुधार चल रहे हैं। अब भाग 9 में देखेंगे कृषि, डेयरी और पशुपालन से संबंधित। प्रश्न नंबर 34, हरियाणा के पशुपालकों के लिए शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत बड़े पशु जैसे गाय भैंस है का बीमा मात्र कितने रुपए के प्रीमियम पर किया जा रहा है? देखिए, पशुपालकों के लिए एक जो है बीमा योजना शुरू की गई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना। कौन सी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना। इसके तहत क्या किया जा रहा है? जो बड़े पशु हैं, यानी बड़े पशु जैसे गाय भैंस है, उनके कितने रुपए प्रीमियम में बीमा किया जा रहा है ये बताना है। तो उनका किया जा रहा है 100 रुपए के प्रीमियम पर बीमा किया जा रहा है। पशुधन की सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति के पशु पालकों के लिए यह मुफ्त है, जबकि अन्य सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपए में 3 साल का बीमा कवर मिलता है। देखिए, जो अनुसूचित जाति है उनके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है, और जबकि दूसरी जो सामान्य वर्ग की जातियां हैं उनके लिए 100 रुपए में 3 साल के लिए बीमा कवर उनको मिलेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत जो बड़े पशु हैं उनके लिए। 500 रुपए यह राशि निजी कंपनियों के वाणिज्यिक बीमे के लिए होती है। 1000 रुपए ये भी नहीं है। 50 रुपए देखिए, यह भेड़ बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं के लिए निर्धारित प्रीमियम है। जो छोटे पशु है, देखो बड़े पशु उनके लिए 100, गाय भैंस के लिए। जो छोटे पशु हैं, भेड़ बकरी सूअर, इन पशुओं के लिए कितने रुपए प्रति निर्धारित प्रीमियम किया गया है? 50 रुपए। प्रश्न नंबर 35 देखिए, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU हिसार द्वारा विकसित की गई सरसों की नई उन्नत किस्म का क्या नाम है जो कम पानी में अधिक पैदावार देती है? देखिए, HAU हिसार में है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। इन्होंने क्या किया है? एक नई किस्म जो सरसों की है, एक उन्नत किस्म उन्होंने विकसित की है सरसों की। तो उसका नाम बताना है। उसका काम क्या है? बहुत कम पानी में अधिक पैदावार देती है। बहुत कम पानी में अधिक पैदावार देती है, एक उन्नत किस्म विकसित की गई है HAU हिसार के द्वारा सरसों की। तो हमें बताना उसका क्या नाम रखा गया है। उसका नाम रखा गया है RH1424, RH1424। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित यह किस्म कम सिंचाई और पाले की प्रति अधिक संवेदनशील है, जिससे किसानों की लागत कम हो जाएगी। ठीक है। अब ए दिया गया है पूसा बुल्ड। अब ये क्या है पूसा बुल्ड? यह भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की पुरानी और प्रसिद्ध किस्म है। क्रांति, यह सरसों की एक पारंपरिक किस्म का नाम है। सरसों की एक किस्म है, क्रांति नाम इसका है। हरियाणा सरसों 1, यह एक सामान्य श्रेणी का नाम है, न कि वैज्ञानिक कोड है। तो RH1424 उसका नाम रखा गया है सरसों की नई उन्नत किस्म जो है उसका। प्रश्न नंबर 36, जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रति एकड़ अधिकतम कितनी प्रोत्साहन राशि किसानों को दी जा रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बताना है हरियाणा सरकार कितनी प्रोत्साहन राशि किसानों को देती है। तो इसका सही आंसर रहेगा 12,000 प्रति एकड़। कितने रुपए? 12,000 रुपए प्रति एकड़। रसायनों के प्रयोग को कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को 3 किस्तों में यह सहायता दी जाती है। कितनी किस्तों में प्रदान की जाती है यह सहायता? 3 किस्तों में। अच्छा, फिर दिया गया 5,000, यह राशि कृषि उपकरणों पर मिलने वाली सामान्य सब्सिडी के तहत है। 15,000, यह विशेष बागवानी फसलों की क्लस्टर के लिए दी जाने वाली राशि है। 20,000, यह सीमा अभी तक तय नहीं की गई है, ये तो इसमें आता ही नहीं है। तो 12,000 रुपए प्रति एकड़ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को ये वित्तीय सहायता प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। 5,000 कृषि उपकरणों पर मिलने वाली सामान्य सब्सिडी है। 15,000 जो बागवानी फसलें हैं, विशेष बागवानी फसलें, उनको क्लस्टर के लिए दी जाने वाली ये राशि है। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे हैं हम उनको इसमें कवर करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम का टाइम बहुत कम रह चुका है, एचटेट के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ से आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इनमें सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है आपके छूटे नहीं, पूरे इसमें कवर हो जाए। इसकी PDF भी हम
प्रोवाइड करवा देते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे और एग्जाम से पहले बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसको अच्छे पढ़कर इसकी तैयारी कर पाएंगे। अब भाग 10 में देखेंगे शिक्षा, पुरस्कार और नियुक्तियों से संबंधित। प्रश्न नंबर 27, हरियाणा के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के रूप में हाल ही में किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है? चीफ सेक्रेटरी के रूप में, मुख्य सचिव के रूप में किसको? अनुराग रस्तोगी। किसको नियुक्त किया गया है? अनुराग रस्तोगी पर मुख्य सचिव के रूप में। प्रशासनिक फेरबदल के तहत उन्हें राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक पद मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं टीवीएसएन प्रसाद, यह इनके पूर्व इस पद पर समावेश हुए हैं। किसका स्थान लिया गया? अनुराग रस्तोगी ने। टीवीएसएन प्रसाद, पहले टीवीएसएन प्रसाद इस पद पर थे। संजीव कौशल, अब संजीव कौशल कौन है? ये हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं, ये भी मुख्य सचिव रह चुके हैं संजीव कौशल। विजयवर्धन, यह वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त CIC के पद पर कार्यरत है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? विजयवर्धन। इंपोर्टेंट रहेगा, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में? विजयवर्धन। अनुराग रस्तोगी इंपोर्टेंट रहने वाला, याद रखिए, मुख्य सचिव जो फिलहाल वर्तमान में है। प्रश्न नंबर 38 देखिए, हरियाणा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी द्वारा वर्ष 2026 के सर्वोच्च हरियाणा गौरव सम्मान से किसको नवाजा गया है? हरियाणा गौरव सम्मान से किसको नवाजा गया है? हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा 2026 के लिए सर्वोच्च हरियाणा गौरव सम्मान से नवाजा गया डॉक्टर चंद्र त्रिखा। काफी बार ये नाम आता है न्यूज में, डॉक्टर चंद्र त्रिखा। साहित्य के क्षेत्र में उनके दीर्घकालिक योगदान और हरियाणवी संस्कृति के संरक्षण देने के लिए उन्हें इस शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन से सम्मान से? हरियाणा गौरव सम्मान, डॉक्टर चंद्र त्रिखा। इसके अलावा दिया गया है महासिंह पुनिया, ये कौन है? महासिंह पुनिया ये हरियाणवी लोक संस्कृति और धरोहर विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। हरियाणा लोक संस्कृति और धरोहर विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं महासिंह पुनिया। सुरेंद्र शर्मा कौन है? सुरेंद्र शर्मा जो है प्रसिद्ध हास्य कवि हैं, जिन्हें पूर्व में सम्मान मिल चुका है, सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि है। लक्ष्मीचंद तो आप सब जानते हैं इनके बारे में। लक्ष्मीचंद मरणोपरांत क्या है? इसके नाम पर पुरस्कार और विश्वविद्यालय भी है। ये वर्तमान में सामान्य जीवित साहित्यकारों की श्रेणी में है। तो मरणोपरांत इनके नाम पर जो है लक्ष्मीचंद के नाम पर पुरस्कार भी है और विश्वविद्यालय भी इनके नाम पर है। तो लक्ष्मीचंद बहुत ही प्रसिद्ध जो है रागनी गायक आपके रहे हैं। प्रश्न नंबर 39, मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना के तहत सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से जोड़ने के लिए कौन सा डिजिटल पोर्टल शुरू किया गया है? डिजिटल पोर्टल शुरू किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना के तहत स्कूलों के शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा पद्धतियों से जोड़ने के लिए, जो स्कूलों के शिक्षक है उनको क्या करने के लिए, आधुनिक जो पद्धतियां हैं, शिक्षा की पद्धतियां हैं, उनसे जोड़ने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो पोर्टल है उसको शुरू किया गया है। किसके लिए? शिक्षकों के लिए, मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना के तहत। तो उस पोर्टल का नाम बताना है हमें, ये है निपुण हरियाणा पोर्टल। क्या है? निपुण हरियाणा पोर्टल शिक्षकों के लिए ये है डिजिटल पोर्टल। प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को सुधारने और बच्चों में बुनियादी साक्षरता मजबूत करने के लिए यह पोर्टल काम कर रहा है। कौन सा? निपुण हरियाणा पोर्टल। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए उनको देख लेते हैं। क्या महत्वपूर्ण बनता है? ई पाठशाला, यह केंद्र सरकार का एक पुराना शैक्षणिक मोबाइल ऐप है, एक पुराना मोबाइल ऐप है। कौन सा? ई पाठशाला। शिक्षा मित्र, यह उत्तर प्रदेश और अन्य कुछ राज्यों की व्यवस्था से प्रेरित नाम है। कौन सा? शिक्षा मित्र। गुरुजी ऐप, यह कोई आधिकारिक सरकारी ऐप ये नहीं है। अब भाग 11 में देखेंगे खेल और युवा मामले से संबंधित। प्रश्न नंबर 40, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय युवा खेल नेशनल यूथ गेम में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीतकर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? जो नेशनल यूथ गेम हुए हैं, राष्ट्रीय युवा खेल हुए हैं, हरियाणा ने कुल कितने पदक इसमें जीता है और पहला स्थान प्राप्त किया? देखिए, खेल के मामले में जो हरियाणा है आप सभी जानते हैं पहले नंबर पर ही रहा है लगभग। तो अब बताना है जो राष्ट्रीय युवा खेल हुए हैं, नेशनल यूथ गेम हुए हैं, पहले स्थान पर रहा, कितने पदक उन्होंने जीते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा 128 पदक। कितने पदक जीते हैं? 128 पदक
हरियाणा के युवा खिलाड़ियों ने मुक्केबाजी, कुश्ती और एथलेटिक में दबदबा बनाते हुए 128 पद, जिनमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक शामिल है, जीतकर ओवरऑल ट्रॉफी जीती है। 128 पदक जीते हैं। अच्छा, 100 पदक ये पिछली बार का रिकॉर्ड है, पिछली बार का रिकॉर्ड था ये 100 पदक। 150 पदक क्या है? आगामी प्रतियोगिताओं के लिए खेल विभाग का नया लक्ष्य है। खेल विभाग का नया लक्ष्य कितना है आगे आगामी के लिए? 150। पहले इससे पहले कितना था? 100 पदक का रिकॉर्ड था, 100 पदक जीता था। अब अभी कितने जीते हैं? 128 पदक। और 85 पदक क्या है? संख्या के साथ महाराष्ट्र दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा, दूसरे या तीसरे स्थान पर रहा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 41। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मुक्केबाज को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA की एथलीट कमेटी का सदस्य चुना गया है? एथलीट कमेटी का सदस्य चुना गया है, हरियाणा के प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं जिनको क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ जो है IBA, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट कमेटी, इसका सदस्य चुना गया है अमित पंघाल को। एक बहुत ही प्रसिद्ध ये फेमस जो है एक मुक्केबाज है अमित पंघाल, रोहतक के रहने वाले हैं। तो रोहतक के रहने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जो है अमित पंघाल को वैश्विक स्तर पर खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। खिलाड़ियों का ये प्रतिनिधित्व करेंगे, उनके जो है एथलीट कमेटी के सदस्य के रूप में इनको चुना गया अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। इसके अलावा और दिए गए हमको भी देख लेते हैं। विजेंदर सिंह। विजेंदर सिंह कौन है? भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता है जो मुक्केबाज है और अब पेशेवर मुक्केबाजी व राजनीति में सक्रिय हैं। तो भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता है ये मुक्केबाज है, ये पहले मुक्केबाज है विजेंदर सिंह जो भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता है। मनीष कौशिक कौन है? ये भी एक प्रसिद्ध मुक्केबाज है, लेकिन समिति में चयन किसका हुआ है? अमित पंघाल का हुआ है। विकास कृष्ण यादव। विकास कृष्ण यादव कौन है? ये चोट के बाद अभी मुख्य राष्ट्रीय प्रतियोगिता से बाहर चल रहे हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 42। ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई नई प्रतियोगिता का क्या नाम है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है उनमें जो पारंपरिक खेल है उनको बढ़ावा देने के लिए एक प्रतियोगिता चलाई जा रही है हरियाणा सरकार द्वारा। तो हमें बताना है उस नई प्रतियोगिता का नाम क्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक खेल है उनको बढ़ावा देने के लिए। पारंपरिक खेल जो पहले खेल होते थे उनको बढ़ावा देने के लिए कौन सी जो है प्रतियोगिता चलाई जा रही है हरियाणा सरकार द्वारा? हरियाणा माटी खेल महोत्सव। कौन सा? हरियाणा माटी खेल महोत्सव। हरियाणा माटी खेल महोत्सव। इसके तहत गांवों में पारंपरिक खेल जैसे कबड्डी है, खो खो है, रस्साकसी है और कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। कौन से स्तर पर किया जा रहा है? ब्लॉक स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है हरियाणा माटी खेल महोत्सव के तहत। खेलो इंडिया क्या है? ये तो राष्ट्रीय स्तर की जो केंद्रीय स्तर की जो योजना है वो है खेलो इंडिया। ग्रामीण ओलंपिक। ग्रामीण ओलंपिक क्या है? राजस्थान सरकार ने बड़े स्तर पर इसके प्रयोग किए हैं ग्रामीण ओलंपिक। अखाड़ा लीग क्या है? अखाड़ा लीग यह है केवल कुश्ती के लिए स्थानीय स्तर पर उपयोग होने वाला शब्द है। अखाड़ा लीग किसके लिए? अखाड़ा आप जानते हैं अखाड़ा क्या होता है, तो कुश्ती के लिए ये प्रयोग होने वाला शब्द है। भाग 12 में स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 43 देखिए, हरियाणा के किस जिले में गुरु तेग बहादुर सिंह के नाम पर एक नया राजकीय मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ है? देखिए, हरियाणा में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है जो बन चुका है किसके नाम पर? गुरु तेग बहादुर के नाम पर। गुरु तेग बहादुर सिंह के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज बना है, पूरी तरह से बनकर ये तैयार हो चुका है। तो आपको बताना है ये कहाँ पर बना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यमुनानगर, जगाधरी के अंदर। जगाधरी पड़ता है यमुनानगर के अंदर। स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए यमुनानगर के में इस जो है मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई है, यमुनानगर जगाधरी के अंदर। इसके अलावा दिया गया कैथल, यहाँ भगवान परशुराम के नाम पर मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। किसके नाम पर? भगवान परशुराम के स्थान पर। आप बताइए कि परशुराम जो है उनकी जन्मस्थली क्या है, कहाँ के परशुराम से संबंधित स्थल कौन सा है? हरियाणा में ही है और आपको ये बता दें जींद के अंदर है। तो ऑप्शन बी सी दिया गया जींद। यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नाम कबीर दास के नाम पर रखा जाना तय हुआ है। तो जींद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर? कबीर दास के नाम पर। सिरसा, यहाँ बाबा सरसाई नाथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है। देखो, सिरसा से संबंधित है बाबा सरसाई नाथ। बाबा सरसाई नाथ के नाम पर कहाँ पर? सिरसा में। जींद में किनके नाम पर? कबीर दास के नाम पर। जींद में कबीर दास के नाम पर, कैथल में परशुराम के नाम पर और गुरु तेग बहादुर के नाम पर जगाधरी यमुनानगर के अंदर। बहुत
इंपोर्टेंट रहेंगे, सारे के सारे मेडिकल कॉलेज हैं, याद रखिएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 44 की। महिला सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा शुरू की गई सेफ सिटी परियोजना के तहत पहले चरण में किन 2 शहरों को चुना गया है? देखिए, जो महिला सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए जो हरियाणा पुलिस है उन्होंने एक पहल शुरू की है, सेफ सिटी परियोजना। कौन सी? सेफ सिटी परियोजना के तहत जो पहला चरण रहा उसमें किन 2 शहरों को चुना गया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए? तो इसके लिए चुना गया है गुरुग्राम और फरीदाबाद को। 2 सिटी कौन सी चुनी गई है महिलाओं के लिए? गुरुग्राम और फरीदाबाद को। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में AI कैमरा की निगरानी बढ़ाने के लिए इन 2 बड़े औद्योगिक शहरों को चुना गया है। देखिए, दोनों जो शहर हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद, इसमें क्या है, कामकाजी महिलाएं ज्यादा है, भीड़ भाड़ वाला एरिया ज्यादा है, क्राइम होने के चांसेस में ज्यादा रहते हैं, तो फैक्ट्री कंपनियां बहुत ज्यादा है, तो रात तक यहाँ पर काम चलता रहता है। इसलिए क्या किया है, जो हरियाणा पुलिस है उसने एक पहल शुरू की है सेफ सिटी परियोजना। इसके तहत जो है जो भीड़ भाड़ वाले कामकाजी महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए AI कैमरों की निगरानी जो है बढ़ाई गई है। AI कैमरे लगाए गए हैं और 2 शहर चुने गए हैं। कौन कौन से? गुरुग्राम और फरीदाबाद। इसके अलावा दिया गया पंचकुला और अम्बाला। यहाँ साइबर अपराध की दर इन 2 शहरों की तुलना में कम है। हम बात कर ही चुके हैं, इनमें भीड़ भाड़ वाले ज्यादा है। रोहतक सोनीपत में क्या है, यह शहर अगले चरण की परियोजना में शामिल किए जा सकते हैं। हिसार और सिरसा ये क्या है, पश्चिमी हरियाणा के अंदर है, यहाँ यह प्रोजेक्ट बाद में लागू होगा भाई, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला एरिया तो गुरुग्राम और फरीदाबाद ही ज्यादा है NCR में। अब प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। हरियाणा के वन विभाग ने हर घर हरियाली योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में पूरे राज्य में कुल कितने पौधे लगाने का वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किया गया है? देखिए, वन विभाग है हरियाणा का, जो वन विभाग है हर घर हरियाली, कौन सी योजना? हर घर हरियाली योजना के तहत जो पूरे वित्त वर्ष है इसमें राज्य में कितने पौधे लगाने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया। कितने पौधे लगाए जाएंगे राज्य में, कौन सी योजना के तहत? हर घर हरियाली। हर घर हरियाली किसकी योजना है? वन विभाग की योजना है। इसमें 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। कितने पौधे लगाए जाएंगे? 2 करोड़। हरित क्षेत्र को बढ़ाकर राज्य में कुल क्षेत्रफल का 7% से अधिक करने की वजह से बड़े पैमाने पर पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। कितना करना चाह रही है? 7% से अधिक पौधारोपण जो है इसका कार्य है। जो कुल क्षेत्रफल का है 7% से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2 करोड़ पौधे याद रखिएगा। 1 करोड़ पौधे यह पिछले वर्षों का सामान्य वार्षिक औसत था। 5 करोड़ पौधे यह दीर्घकालिक पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। 5 करोड़ पौधे, 50 लाख पौधे यह केवल शहरी और स्थानीय निकायों का एक छोटा लक्ष्य है। भाग 13 में देखेंगे हरियाणा विविध ज्ञान। प्रश्न नंबर 46। हरियाणा का कौन सा जिला अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS को 100% लागू करने और अपराधियों का डिजिटल डेटाबेस बनाने में राज्य का प्रथम स्थान पर रहा है? देखिए, क्या है, हमें बताना है, पहली बात जिला बताना, जिले का नाम बताना है। जो अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम को 100% लागू करके अपराधियों का डिजिटल डेटाबेस बनाने का पहला स्थान पर रहा है। अपराधियों का डिजिटल डेटाबेस इन्होंने बना लिया है अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के तहत 100%। तो ये इसमें अव्वल रहा है कौन? सोनीपत। पुलिस आधुनिकीकरण और थानों को पूरी तरह से डिजिटल और ऑनलाइन करने के मामले में सोनीपत पुलिस जो है उनका प्रदर्शन जो सर्वश्रेष्ठ रहा है। और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गुरुग्राम, यहाँ केस डायरी की संख्या अधिक होने के कारण 100% का लक्ष्य थोड़ा पीछे है। जो केस डायरी है मतलब यहाँ पर क्राइम जो है थोड़े ज्यादा होते हैं। फरीदाबाद ये भी औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ डेटा माइग्रेशन का काम अभी जारी है। बड़ा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। झज्जर, यह जिला कानून व्यवस्था के अन्य मापदंडों में सुधार कर रहा है। तो सोनीपत याद रखिएगा इस मामले में। प्रश्न नंबर 47 देखिए। हरियाणा सरकार ने राज्य के तालाबों के कायाकल्प और गंदे पानी के शोधन के लिए हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण, कौन सा? हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के तहत किस मॉडल को अपनाने की मंजूरी दी है? क्या कर रही है हरियाणा सरकार? तो तालाब है, गांव के तालाब हैं, राज्य में जो तालाब हैं उनका कायाकल्प और गंदे पानी के शोधन के लिए एक योजना चलाई जा रही है, हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण। इसके तहत किस मॉडल को अपनाने की मंजूरी दी गई है? कौन सा मॉडल?
5 पॉन्ड सिस्टम। कौन सा मॉडल? 5 पॉन्ड सिस्टम मॉडल। क्या है ये? इस विधि के तहत गांव के गंदे पानी को 5 अलग अलग तालाबों से गुजारकर प्राकृतिक रूप से साफ किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए हो सके। 5 अलग अलग तालाबों से गुजारकर 5 अलग अलग तालाबों से गुजारकर प्राकृतिक रूप से इसको क्या है, साफ किया जा रहा है। तो 5 पॉन्ड सिस्टम मॉडल ये है। साफ करने के लिए हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के तहत ये मॉडल अपनाया गया है। अच्छा, और ऑप्शन दिया गया है 3 पॉन्ड मॉडल। यह पुरानी पारंपरिक विधि थी जो बड़े स्तर पर गंदे पानी के लिए ना काफी साबित हुई। ये ज्यादा काम नहीं कर पाई। 5 पॉन्ड सिस्टम अपनाया गया है। वाटर सीवरेज प्लांट, यह आधुनिक खर्चीला है, अत्यधिक खर्चीला है और ग्रामीण स्तर पर इसके रखरखाव में कठिनाई आती है। काफी खर्चीला ये है वाटर सीवरेज प्लांट। अच्छा, एक और है इजरायली ड्रिप मॉडल। इजरायली ड्रिप मॉडल, अब ड्रिप मॉडल है ये तो सिंचाई की तकनीक है, न कि पानी को साफ करने के लिए तालाब मॉडल। इजरायली ड्रिप मॉडल ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। अपना था हरियाणा ने इनको इजरायली ड्रिप मॉडल, सिंचाई के लिए ये प्रयोग होती है। प्रश्न नंबर 48 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा ढोसी की पहाड़ी पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में ढोसी की पहाड़ी। आप बड़े अच्छे से जानते हैं ढोसी की पहाड़ी। देखिए, पीछे हमारे जो पाठ्यक्रम थे, कौन सी क्लास में थे, जब हम इस पर हमारा एक पूरा लेसन हुआ करता था ढोसी की पहाड़ी पर। ऋषि होता था, जो ऋषि हुए हैं, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। तो ढोसी की पहाड़ी है पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडवेंचर टूरिज्म के रूप में। तो कहाँ पर है आप जानते ही हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर ये है। अरावली श्रृंखला का ये हिस्सा है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और च्यवन ऋषि की तपोभूमि माने जाने वाले इस ऐतिहासिक स्थल पर रोपवे और ट्रैकिंग ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। रोपवे और ट्रैकिंग ट्रैक का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। च्यवन ऋषि के लिए ये प्रसिद्ध है। च्यवनप्राश भी है, देखो आप जानते हैं इसको भी। च्यवन ऋषि की तपोभूमि माना जाता है। अरावली श्रृंखला का ये हिस्सा है, महेंद्रगढ़ के अंदर ये पड़ता है। इतने सारे फैक्ट हैं, आप याद भी होंगे और अगर याद ना हो तो आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रेवाड़ी पीतल सिटी के रूप में प्रसिद्ध है और इसके पास भी बड़ी पहाड़ियां कोई नहीं है, इतनी बड़ी पहाड़ियां इसके पास नहीं है। रेवाड़ी किस लिए जाना जाता है? पीतल सिटी, ब्रो सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, ये प्रसिद्ध है। भिवानी छोटी काशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता छोटी काशी? तो शाम की पहाड़ियां यहाँ पर स्थित है। तो शाम की पहाड़ियां भी यहाँ पर स्थित है। छोटी काशी भी कहा जाता है। मुक्केबाजी हब के रूप में ये विकसित है। क्यूबा कहा जाता है, मिनी क्यूबा कहा जाता है। बहुत सारे बॉक्सर यहाँ से निकलते हैं। तो छोटी काशी के रूप में प्रसिद्ध है भिवानी। नू मेवात था पहले इसका नाम, अब नू हो चुका है। यह कोटला झील और अरावली की अन्य श्रृंखलाएं हैं। पहाड़ी जो है ढोसी की पहाड़ी यहाँ पर नहीं है। इसमें काफी सारी पहाड़ी यहाँ पर है। कोटला झील है, अरावली की ये श्रृंखला आती है, नू मेवात। प्रश्न नंबर 48 देखिए, 49 देखिए, हरियाणा के किस जिले में जो कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है में इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में विदेशी प्रवासी पक्षी दर्ज किए गए हैं? देखिए, हरियाणा का जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो गुरुग्राम के अंदर है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन जो विदेशी पक्षी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है अपना बसेरा डेरा बनाते हैं, उसलिए ये जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान काफी प्रसिद्ध है हरियाणा में। ये तो इस बार क्या हुआ है, इस वर्ष जो है रिकॉर्ड संख्या में विदेशी प्रवासी पक्षी यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। बहुत ज्यादा पक्षी यहाँ पर देखने को मिले हैं इस बार। तो हमें बताना है कि ये कहाँ पर है, आपको पता ही है, ये गुरुग्राम के अंदर है। तो यह हरियाणा की प्रमुख रामसर साइट भी है, और जो जहाँ सर्दियों और शुरुआती गर्मियों में साइबेरिया और यूरोप से हजारों मील दूर की जो तय करके जो साइबेरियन पक्षी यहाँ पर आके अपना घर बनाते हैं। ऑप्शन बी दिया गया झज्जर। यहाँ पर भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य जो अपनी खूबसूरत झील के लिए प्रसिद्ध है। तो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? झज्जर के अंदर। कुरुक्षेत्र में क्या है? चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य है, जो आकार में काफी छोटा है। चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। यमुनानगर के अंदर क्या है? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, और मुख्य रूप से लाल जो जंगली मुर्गे हैं और साल के पेड़ के लिए ये जाना जाता है। सॉरी। तो देखिए, काफी इसमें फैक्ट जो है अपने कवर हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रवासी पक्षी जो है इस बार रिकॉर्ड
दर्ज किए गए हैं कहाँ पर, सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर। कहाँ पर है ये? सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य गुरुग्राम के अंदर है। सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य गुरुग्राम के अंदर, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर के अंदर, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर के अंदर। और जो कालेसर है उसके बारे में एक जो प्रश्न है महत्वपूर्ण बनता है, तो लाल जंगली मुर्गे हैं उनके लिए प्रसिद्ध कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो यमुनानगर के अंदर है वो इसके लिए प्रसिद्ध है, लाल जंगली मुर्गों के लिए। और साल के पेड़ों के लिए भी कौन सा प्रसिद्ध है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर के अंदर। बड़े इंपोर्टेंट रहेंगे, याद कीजिएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 50, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई कैशलेस चिकित्सा सेवा, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी के तहत अब कुल कितने गंभीर बीमारियों को पूरी तरह से कवर किया गया है? देखिए जो सरकारी कर्मचारी हैं, हरियाणा सरकार के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनके लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू की गई थी। कैशलेस चिकित्सा सुविधा, ठीक है, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी। उसके तहत हमें बताना है कि कुल कितनी बीमारियों को इसमें कवर किया जाता है, कितनी बीमारियां इसमें कवर होती है। तो कितनी बीमारियां इसमें कवर होती हैं? सभी इन पेशेंट आईपीडी और उपचार और महत्वपूर्ण जो मुख्य गंभीर बीमारियां हैं वे सारी होती हैं। सभी इन पेशेंट जो बीमारियां हैं उनका उपचार होता है और मुख्य गंभीर बीमारियां हैं उनका उपचार होता है। आयुष्मान भारत की तर्ज पर अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन पैनल में शामिल कर अस्पतालों में बिना नकद भुगतान के लिए गंभीर बीमारियों की इलाज करवाने के लिए पूरी सुविधा दी गई है। देखिए पहले जो है इसमें 5 बीमारियां कवर की जाती थी, लेकिन अब इसका दायरा जो बढ़ा दिया गया है, जो मुख्य गंभीर बीमारियां हैं और सभी इन पेशेंट जो उपचार हैं उनको भी इस दायरे में ला दिया गया। आयुष्मान भारत की तर्ज पर, आयुष्मान भारत जो योजना है उसकी तर्ज पर जो है सभी कर्मचारियों को पैनल में शामिल किया गया है। और जो कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी है, कैशलेस चिकित्सा सुविधा क्या है? आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको इसमें पेमेंट नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल आयुष्मान भारत की तरह आपको फ्री में इलाज किया जाएगा। जो पैसा है उनकी कार्ड से बाद में जो है कटता रहेगा, जो भी चीज़ है वो होती रहेगी, मतलब उनको नगद भुगतान मेडिकल में अब नहीं करना पड़ता कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी के तहत। ऑप्शन ए दिया गया केवल 5 बीमारियां। यह योजना के बहुत शुरुआती ड्रॉप का हिस्सा था। शुरू में 5 बीमारियां इसमें कवर की जाती थी केवल दुर्घटना के मामले में। यह दुर्घटना बीमा के अंतर्गत आता है, सामान्य कैशलेस में नहीं, केवल कैंसर उपचार के लिए। कैंसर के साथ साथ हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक और डायलिसिस जैसी बड़ी बीमारियां को इसमें जोड़ा गया है। तो कौन सा जोड़ा गया? ये इंपॉर्टेंट थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे, इसमें काफी पैसा लग जाता था। क्या है? कैंसर के साथ साथ, कैंसर तो इसमें है ही, हृदय रोग है, हार्ट डिजीज है, जो ब्रेन स्ट्रोक है, डायलिसिस है, डायलिसिस जैसे किडनी पेशेंट्स का डायलिसिस होता है, काफी बार ये बड़ा खर्चीला प्रोसेस है, बार बार ये करवाना पड़ता है। ये सारी जो बीमारियां हैं इनको इसमें जोड़ दिया गया है। बहुत ही अच्छा ये कार्य किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। हम पूरी सीरीज लेकर चल रहे हैं। जो हरियाणा की जितनी करंट अफेयर 2026 की है वो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उसको सारी को हम कवर करेंगे। चाहे इसमें 5 वीडियो बने, 6 वीडियो बने, जो सारी की सारी अब तक की करंट अफेयर है। तो इसमें देखिए स्टैटिक जीके भी कवर होती रहती है, अपनी स्टैटिक जीके में भी बहुत काम आते हैं। और स्टैटिक जीके अक्सर वहीं से पूछी जाती है जो फिलहाल अपने करंट के न्यूज में रहे हैं। तो उसमें हम जितना ज्यादा हो सके सबको कवर करके चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और पीडीएफ के लिए आप लिंक को वहां पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।